ओके, तो ये बेसिकली लैटिस एनर्जी है। ये लैटिस एनर्जी है, और लैटिस एनर्जी होती क्या है? लैटिस एनर्जी का मतलब ये होता है, अच्छा, ये आयोनिक से रिलेटेड जो है ना वो टर्म है। आयोनिक से रिलेटेड टर्म है। आयोनिक कंपाउंड जब हम बनाते हैं तो आयोनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है, इट्स अ लैटिस स्ट्रक्चर। इट्स अ लैटिस स्ट्रक्चर। तो लैटिस स्ट्रक्चर में अ लॉट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस होते हैं उसमें, और जब ये कैटायंस और एनायंस आपस में कंबाइन होंगे ना, तो एक जायंट लैटिस बनेगा। चूंकि आयंस आर ज्वाइनिंग टू ईच अदर, तो जब ये आयंस कंबाइन होते हैं ना, सो ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, रिमेंबर। लैटिस एनर्जी क्या होती है? इट्स ऑलवेज एक्सोथर्मिक, इट्स ऑलवेज एक्सोथर्मिक, रिमेंबर। और दूसरा ये कि इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि इट्स एन एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयोनिक सॉलिड इज फॉर्म। व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड इज फॉर्म, तो जब 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड बनेगा, किससे बनेगा? फ्रॉम गैसियस आयॉन्स, फ्रॉम गैसियस आयॉन्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। यानी कि अगर मुझे सोडियम क्लोराइड बनाना है जाफिर, अगर मुझे सोडियम क्लोराइड बनाना है, तो सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए आई नीड टू आयॉन्स, Na positive ion and Cl negative ion. Okay, so according to the definition, when 1 mole of ionic solid is produced, ionic solid, 1 mole ionic solid from gaseous ions, positive और नेगेटिव, जब ये दोनों मिलेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। दैट एनर्जी, अच्छा, ये जो टर्म है ये स्पेसिफिक है फॉर आयोनिक, ये भी याद रखना, सिर्फ आयोनिक के लिए स्पेसिफिक है। कोवेलेंट के लिए ये टर्म यूज नहीं होती है। ओके, तो अभी आप तो जितने भी देखोगे ना, आयोनिक ही बन रहे होंगे, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड बनाने के लिए आई नीड Mg2+ आयन इन 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 गैसियस स्टेट, और Cl-, क्योंकि MgCl2 में 2 क्लोराइड्स हैं। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। तो ऑब्वियसली एनर्जी आपकी रिलीज होगी, एंड दैट्स व्हाई वी से इट्स ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ऐसे ही जब आप लिथियम फ्लोराइड बनाओगे, तो मुझे लिथियम पॉजिटिव एंड फ्लोराइड नेगेटिव चाहिए। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो लिथियम फ्लोराइड बनेगा, एंड दिस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। कोई भी ले लो यार, कोई भी आयोनिक सॉलिड जब तुम लोगे, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी रिलीज होगी, एंड द सिस्टम एंड द प्रोसेस इज नोन एज लाइक द लैटिस एनर्जी। ओके, तो इसमें हमेशा एडिशन रिएक्शन हो रहा होता है। और आपको तो पता है ना, जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, और जब बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है तो वो एंडोथर्मिक होता है। लेकिन ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तभी तो मैं इसको कह रहा हूँ कि ये एक्सोथर्मिक है। और तभी आप देख रहे हो कि हर एक का जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव आ रहा है। ओके, अच्छा, इसी तरह से हमारे पास एक और कंपाउंड होता है, दैट इज Al2O3। अब ये सॉलिड है, Al2O3 सॉलिड है, मुझे Al2O3 फॉर्म करना है। तो जब मैं Al2O3 फॉर्म करूंगा तो मैं क्या करूंगा? एल्यूमिनियम 3+ लूंगा और O2- लूंगा। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो आपके पास क्या बनेगा? जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो आपके पास क्या बनेगा? Al2O3 बनेगा। Al2O3 सॉलिड बनेगा, जो कि एक आयोनिक सॉलिड है, एंड एज अ रिजल्ट एनर्जी आपकी रिलीज हो जाएगी। और उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? लैटिस एनर्जी है। ओके, तो आप कोई सा भी आयोनिक सॉलिड बना लो, कोई सा भी एग्जामिनर आपको दे देगा। बस हमें क्या करना है? हमें उनके गैसियस आयॉन्स देखने हैं, वो कौन कौन से गैसियस आयॉन से मिलके बनेगा। जैसे कि Al2O3 Al3+ से और O2- से बनेगा, और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी, मैं क्या कहूंगा कि वो क्या है? लैटिस एनर्जी है। ओके, तो उसकी कुछ एग्जांपल मैंने आपको दी हैं। बाकी एक मैंने अभी आपको बताया Al2O3। एक और होता है मैग्नीशियम नाइट्राइड। एक और होता है मैग्नीशियम नाइट्राइड, बोले तो Mg3N2। क्या होता है? Mg3N2। लेट्स सपोज मुझे जो है वो Mg3N2 सॉलिड बनाना है। ओके, मुझे Mg3N2 सॉलिड बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे दो आयॉन्स चाहिए। एक मुझे चाहिए मैग्नीशियम 2+,
और एक मुझे चाहिए नाइट्राइल 3 माइनस, नाइट्रोजन पे 3 माइनस का चार्ज। बैलेंस करूंगा इक्वेशन, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 लगा दूंगा, और ये दोनों गैसियस आयोन्स हैं, और जैसे ये दोनों कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आयोनिक सॉलिड बन जाएगा। ओके। ओके, चलें जी, अब आगे चलते हैं हम। तो लैटिस एनर्जी बेसिकली आपको क्या बता रही होती है कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड कितना स्ट्रांग है या वो कितना वीक है। देखो, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होगी ना, तो आप बोलोगे कि ये स्ट्रांग कंपाउंड है, स्ट्रांग आयोनिक सॉलिड है। और अगर कम एनर्जी रिलीज हो रही होगी ना, और अगर कम एनर्जी रिलीज हो रही होगी ना, तो आप कहोगे कि ये आयोनिक कंपाउंड क्या है, ये आयोनिक कंपाउंड क्या है, वीक है। ये आयोनिक कंपाउंड क्या है, वीक है। तो ये याद रखना। तो अमाउंट ऑफ लैटिस एनर्जी पे डिपेंड कर रहा होगा। जितनी ज्यादा नेगेटिव लैटिस एनर्जी होगी तो हम कहेंगे उतना स्ट्रॉन्ग आयोनिक कंपाउंड है, और जितनी कम नेगेटिव, लेस नेगेटिव लैटिस एनर्जी होगी तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, वीक आयोनिक कंपाउंड है। दूसरा ये कि ये जो लैटिस एनर्जी हमारी रिलीज हो रही है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड कर रहा है। हमें कैसे पता लगेगा कि इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी या इसकी लैटिस एनर्जी कम होगी। ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई फैक्टर ऐसा होगा कि जिनको देखकर हम ये डिसाइड कर सकेंगे। तो दो 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 फैक्टर हैं आपके पास, एक है साइज ऑफ एन आयन, और दूसरा है चार्ज। दूसरा क्या है, चार्ज है। ओके। तो अगर आपके आयन का साइज लार्जर हुआ, अगर आपके आयन का साइज लार्जर हुआ, तो याद रखिएगा उसकी अट्रैक्शन वीक होगी। तो एज अ रिजल्ट कम एनर्जी रिलीज होगी। तो हम कहेंगे यार इसकी लैटिस एनर्जी लेस एक्सोथर्मिक है, तो ये वीक आयोनिक सॉलिड है। ऑन द अदर हैंड, अगर मेरा आयन छोटा है, स्मॉलर है, जैसे कि ग्रुप 2 का मेंबर है, आपको पता है ना कि ग्रुप 2 इज स्मॉलर देन ग्रुप 1, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीजेस। तो NaCl और MgCl2 में MgCl2 स्ट्रांग है। एक तो मैग्नीशियम का साइज छोटा है, दूसरा मैग्नीशियम का चार्ज ज्यादा है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड से जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि ये साइज और चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए मैग्नीशियम क्लोराइड आपका मोर एक्सोथर्मिक है एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक साइज पे डिपेंड कर रहा है और एक ये उसके चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, समटाइम ऐसा होगा कि आपका चार्ज सेम आ रहा होगा, समटाइम ऐसा होता है कि चार्ज सेम आ रहा होता है, तो फिर हम पता है क्या देखते हैं, उसका साइज देख रहे होते हैं। फिर हम क्या देख रहे होते हैं, उसका साइज देख रहे होते हैं। ओके। तो लेट्स सपोज ये कहता है, इफ द चार्ज ऑफ आयन इज लार्जर, if the charge of ion is larger, so there would be strong force of attraction। उसी का ऑपोजिट हम डिस्कस कर रहे हैं। चार्ज ऑफ आयन अगर लार्जर होगा, सो देयर वुड बी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि Na+1 और Mg+2। Mg+2 का ज्यादा चार्ज है ना। तो फर्दर हम इसको जब एक्सप्लेन करें यहाँ पर, कि आप ये देखो कि +1 और -1, +2 और -1, तो वीक चार्ज, low force of attraction, weaker ionic solid, strong charge, stronger force of attraction, strong ionic solid। तो ये less exothermic है, ये more exothermic है। इसी तरह से, इसी तरह से यहाँ देखो जरा, चार्ज सेम आ रहा है, चार्ज सेम आ रहा है। जब चार्ज सेम आएगा तो फिर आपको देखना पड़ेगा उसका साइज। तो ब्रोमीन इज लार्जर देन क्लोरीन, यू नो, एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। साइज इंक्रीज, तो ब्रोमीन का जब साइज बड़ा है तो उसकी सोडियम से जो अट्रैक्शन है वो कैसी है, कम है, वीक अट्रैक्शन है। तो सोडियम ब्रोमाइड जो होगा वो वीक आयोनिक सॉलिड होगा एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड की स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो ये मोर एक्सोथर्मिक होगा, ज्यादा नेगेटिव लैटिस एनर्जी होगी। और सोडियम ब्रोमाइड की जो है वो लेस एक्सोथर्मिक होगा, तो कम लैटिस एनर्जी होगी इसकी।
तो इस तरह से जब आपसे वो पूछेगा तो आप जो है ना इन्हीं चीजों को कंसीडर करना, तो आपको पता लग जाएगा कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है और कौन कम एनर्जी रिलीज कर रहा है। ओके, फिर हम आते हैं कि जो है अपना मुझे लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करना है। मुझे क्या करना है, लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करना है। ओके, तो कैलकुलेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या क्या हमें करना होता है, क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या चीजें नहीं हैं। तो देखो इसमें हमें दो चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। एक इसमें इन्वॉल्व हो रहा है कि मेटल, और दूसरा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है नॉन मेटल। एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है। अच्छा, दोनों के लिए हमें अलग अलग काम करने हैं, दोनों के लिए हमें अलग अलग काम करने हैं। लेकिन बॉर्न हेबर साइकिल से पहले लेकिन बॉर्न हेबर साइकिल से पहले आपको सीखना पड़ेगा कि एटमाइजेशन क्या होती है, आयोनाइजेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। तो ये जो है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। मैं आपको जो है ना उसका लिंक शेयर कर दूंगा उस वीडियो का, आप वहां से देख लीजिएगा। ओके, अभी मैं आपको सिंपल जो है ना यहाँ बता रहा हूँ कि हम इसको किस तरह से करेंगे। तो लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि मुझे सोडियम क्लोराइड बनाना है। तो सोडियम क्लोराइड को हम बनाएंगे थ्रू बॉर्न हेबर साइकिल। क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को हम किससे बनाएंगे, थ्रू बॉर्न हेबर साइकिल। ओके, बॉर्न हेबर साइकिल हेसिस लॉ का एक्सटेंशन है। यहाँ भी हम क्या कर रहे होते हैं कि डायरेक्ट रूट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट रूट, सेम चीजें यहाँ भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं। ओके, तो कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें। मैंने आपको क्या कहा, मुझे सोडियम क्लोराइड बनाना है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। ओके भाई, मैंने आपको कहा, मैंने कहा यार सोडियम लेकर आना जरा। तो सोडियम सॉलिड लेकर आओगे ना तुम क्या लेकर आओगे, सोडियम सॉलिड लेकर आओगे ना, डायरेक्ट कोई तुम प्लस तो नहीं लेकर आओगे ना, क्या कहते हो, कॉन्सेप्चुअल बात है ना ये तो तुम लेकर आओगे सोडियम सॉलिड। मुझे उसको कन्वर्ट करना है सोडियम प्लस में। और से सुनिएगा मेरी बात जरा, मुझे उस सोडियम सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना है, सोडियम प्लस में। और मैं भी तुम्हें कहूंगा क्लोरीन लेकर आओ, तो तुम क्लोरीन गैस लेकर आओगे ना, Cl2 लेकर आओगे ना, Cl2 गैस लेकर आओगे ना। तो मुझे उस Cl2 गैस को किस में कन्वर्ट करना है, Cl माइनस में कन्वर्ट करना है, Cl माइनस में कन्वर्ट करना है। ओके, तो मैं कैसे करूंगा, तो ये कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व है इसमें जो हमें पता होना चाहिए। तो जब तुम सोडियम सॉलिड को इसमें कन्वर्ट करोगे तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, तुम्हें पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, गैस में। सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, गैस में। गैस में that process is known as atomization, solid to gas. ओके, गैस में कन्वर्ट हो गया, अब तुम उसको आयोनाइज कर दो। अब तुम उसको आयोनाइज कर दो, दिस इज नोन एज आयोनाइजेशन, पॉजिटिव बन गया। अच्छा, अभी मैं इसको नहीं छेड़ रहा, अभी मैं नॉन मेटल को हाथ ही नहीं लगा रहा, अभी मैं सिर्फ मेटल पे काम कर रहा हूँ। वन बाय वन करना है, स्टेप बाय स्टेप करना, ताकि आपको मुश्किल ना हो। ओके जाफिर, समझ आ रहा है आपको, मुश्किल ना हो। तो फिर आप क्या करो, क्लोरीन आपके पास आ गया। अब मैं क्लोरीन पे काम करूंगा, मेरा ये रेडी है, मेरा ये रेडी है। अब मैं क्लोरीन पे काम करूंगा, ये मेरा क्लोरीन है। ओके, क्लोरीन को मैं एटमाइज कराऊंगा पहले, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, इसको मैं एटमाइज कराऊंगा। जब ये एटमाइज होगा तो फिर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो Cl नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, अब तुम देख रहे हो एरो नीचे जा रहा है, यहाँ एरो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ये एरो नीचे जा रहा है। पता है क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक होती है। जो भी एरो ऊपर जा रहा है मतलब एंडो है, एरो ऊपर जा रहा है मतलब एंडो है, एरो नीचे आ रहा है तो मतलब एक्सो है। कॉन्सेप्चुअल बात है ये, एरो ऊपर जा रहा है तो एंडो है, एरो नीचे आ रहा है तो एक्सो है, याद रखना। ओके, ओके, एरो ऊपर जाएगा तो एंडो होगा, नीचे आएगा तो एक्सो होगा। सेट हो गया जी, ओके हो गया। अच्छा आइए जरा, अब जब उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो वो Cl नेगेटिव हो गया, तो बेहतरीन हो गया। अब तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो ये आपका सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। दिस इज योर लैटिस एनर्जी। तो
असल में तो हमें क्या करना था, इन दोनों को मिला के ये बनाना था। ये तुम्हारा डायरेक्ट रूट है, ये तुम्हारा क्या है, डायरेक्ट रूट है। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट रूट है। यही करते थे ना तुम हेसिस लॉ में, डायरेक्ट रूट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट रूट। यहां भी तो हम यही कर रहे हैं। बस आपको इन प्रोसेसेस को समझना है कि पहले हम मेटल पे काम करेंगे, फिर हम नॉन मेटल पे काम करेंगे। मेटल आपका सॉलिड से गैस में जाएगा, फिर गैस से आपका आयन बनेगा, और फिर नॉन मेटल में क्लोरीन, आपका क्लोरीन एटम बनेगा। ओके, क्लोरीन एटम बनेगा, फिर आप इस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कराओगे। अच्छा, डायरेक्ट मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, ये बड़ी एक बारीक बात है। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। ओके, आपको एटम बनाना पड़ेगा, आपको उसको एटमाइज करना पड़ेगा। तो इट मींस दैट मेटल भी एटमाइज होता है, नॉन मेटल भी एटमाइज होता है। मेटल भी एटमाइज होने के बाद आयोनाइज होता है, नॉन मेटल भी एटमाइज होने के बाद उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमें उसको एटमाइज करना पड़ेगा। तो ये जब दोनों आपस में हमने लैटिस एनर्जी को क्या डिफाइन किया स्टार्ट में, कि यार व्हेन वन मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस, बन गए ना गैसियस आयंस, अब ये ज्वाइन करेंगे एंड दे वुड बी फॉर्मिंग एन आयोनिक कंपाउंड, so that energy is called lattice energy. Okay, so this is your Born-Haber cycle. तो अब डायरेक्ट रूट इज इक्वल टू सबका सम, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, विच इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। तो ये असल में आपको सीखना है कि किस तरह से तुम उस सॉलिड को गैस बनाओगे, फिर गैस को आयोनाइज करोगे। ये एज इट इज चलता रहेगा, जब आपका ये रेडी हो जाएगा फिर आप इस पे काम करोगे, इसको एटमाइज करोगे, फिर इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, फिर इन दोनों को कंबाइन कराओगे, फिर आपके पास एक आयोनिक बनेगा और लैटिस एनर्जी रिलीज होगी। तो ये है असल प्रोसेस, ये है आपका असल प्रोसेस। तो आपको डिफरेंट बॉन्ड हेबर साइकिल्स बनाने हैं। ओके, जैसे कि ये भी आपको बनाना है, Mg3n2 भी आपको बनाना है, MgCl2 भी आपको बनाना है, LiCl भी बनाना है, Na2O भी बनाना है, Fe2O3 भी बनाना है। ओके, डिफरेंट बॉन्ड हेबर साइकिल आपको इसी स्टाइल में जो है वो बनाने हैं। समटाइम ऐसा होता है ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज आ जाता है। तो हमने आपको जब बताया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो यार फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सो होती है, तो दूसरी क्या होती है, एंडो होती है। तो पहले एरो नीचे आएगा, दोबारा एरो ऊपर जाएगा, फिर जब आप ऑक्सीजन को -1 बनाओगे फिर -2 बनाओगे। तो जब एक दफा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये एक्सो होगा, लेकिन जब ये दोबारा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना तो एंडो है। तो उस इसको ना करने से पहले एक दफा उसको लाजमी देख लेना, उसको रिकॉल कर लेना, रिकैप कर लेना उसका, ताकि आपको आगे मुश्किल ना हो। आपको सेंस ना मेक सेंस कि यार एरो ऊपर क्यों जा रहा है, एरो नीचे क्यों आ रहा है, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। तो मतलब आपका एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, आपका माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ यार, एक ट्रेंड सेट हो जाएगा आपका माइंड में कि यार हम पहले मेटल पे काम कर रहे होते हैं और फिर हम नॉन मेटल पे काम कर रहे होते हैं। ओके, चूंकि बॉर्न हेबर साइकिल जो है ना वो सबके लिए तकरीबन 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 सेम ही बन रही होती है। तो इसको जो है वो एक दफा आप देख लेना। सही है। ओके, अच्छा जी। तो ये बॉर्न हेबर साइकिल अच्छी तरह से करने के बाद आप दूसरी बॉर्न हेबर साइकिल को ड्रॉ कर लेना, फिर हम आपको बताएंगे कि आपको उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। सही है। ओके।